नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फॉल। यदि किसी वस्तु को आप मुक्त रूप से बिना किसी वेग से नीचे की तरफ ऐसे छोड़ देते हैं, u बराबर 0, वस्तु विराम अवस्था से गति कर रही है, इसी को कहते हैं फ्री फॉल या मुक्त पतन। दोस्तों, इससे एग्ज़ाम में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे मैं इस पूरे वीडियो में ज़्यादा आपको उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन आप फ्री फॉल क्या है इसको अच्छे से समझ लें। अगर आप किताबी लैंग्वेज या फिज़िक्स के डेरिवेशन फॉर्मूले पर जाएंगे तो आप ज़िंदगी भर कंफ्यूज ही रहेंगे। आप नॉर्मल, आपके हाथ में कोई भी वस्तु है कि ये देखिए, इसको मैं छोड़ता हूँ, ये ज़मीन पे जाके गिरेगी। यही है फ्री फॉल, मुक्त रूप से किसी वस्तु को गिराया गया। फ्री का मतलब है कि आपने इसको किसी वेग से नीचे फेंका नहीं है, केवल छोड़ दिया। ऐसे हो गया फ्री फॉल या मुक्त पतन। दूसरी क्या बात है, जब हमने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति, मोशन अंडर द ग्रेविटेशन पढ़ा, तब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर फेंका और वो वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पे जाके वापस धरातल पर आ गई। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने जोर से बॉल को ऊपर फेंका और बॉल ऊपर मैक्सिमम ऊंचाई पे जाकर वापस आ गई। ये थी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में गति। अब वास्तव में देखा जाए तो जब वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पे चली गई थी तो वहां पर वस्तु का वेग 0 हो गया था। अब वापस धरातल पर आ रही है तो वो भी एक तरीके का फ्री फॉल या मुक्त पतन ही है। मतलब जब हमने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति पढ़ी तो उसका आधा पार्ट, जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई से धरातल की तरफ आ रही है, उसको भी क्या कह सकते थे, फ्री फॉल या मुक्त पतन। एक बात तो आप ये क्लियर रखें। तो आप ये समझ गए कि फ्री फॉल हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैं यहाँ पर आपको अलग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस आधे पार्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि एग्ज़ाम में आने वाला सवाल आप आराम से ठीक कर सके। दोस्तों, सभी वीडियो में हमारी अप्रोच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड और एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनके कॉन्सेप्ट कैसे ज़्यादा पूछे गए हैं उनके ऊपर है। इसलिए आप सभी वीडियो को बड़े अच्छे और शानदार तरीके से पढ़ें, बार बार रिवाइज़ करें। बाकी आपको किसी प्रकार की टेंशन और फालतू के विचारों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री फॉल क्या है ये आप समझ चुके हैं कि मैं इस वस्तु को यहाँ से छोड़ रहा हूँ। दोस्तों, ये बात याद रख लें, वस्तु विराम अवस्था से गति कर रही है, अभी विराम अवस्था में, u बराबर 0। मुक्त पतन की पहली कंडीशन, यदि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में विराम अवस्था में है, u बराबर 0। दूसरी बात, यहां से जब वस्तु धरातल पर आ रही है तो यहां से यहां तक तय किया गया विस्थापन मैंने आपको अच्छे से बताया। ये इसकी इनिशियल प्रारंभिक कंडीशन, ये इसकी फाइनल या अंतिम कंडीशन, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, जिसको हम ऊंचाई कह रहे हैं, क्योंकि फ्री फॉल एक ऊर्ध्वाधर एंगल में हम बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में बात कर रहे हैं। तो अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, विराम अवस्था से उसको छोड़ा गया है, तो यहां से धरातल तक वो गई, इसको क्या कहेंगे, ऊंचाई। इस ऊंचाई से इसको धरातल तक पहुंचने में टाइम लगा, उसको हम कह रहे हैं t, और नीचे की तरफ आ रही है वस्तु इसलिए td। पहला सवाल, अगर मैं किसी वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त रूप से फ्री फॉल कंडीशन में, मतलब बिना किसी वेग से, मतलब प्रारंभिक वेग 0,
u बराबर 0 से गिराता हूं तो किस वेग से धरातल को टकराएगी। तो ये देख लीजिए, धरातल से टकराने का वेग है जी आप अच्छे से जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान कितना होता है, अगर आपको दे रखा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप कितना मान लें, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का क्या है, मात्रक है, यूनिट है। तो धरातल पर टकराने का वेग कितना हो गया, आप जी कितना होता है आपको पता है, 10, उसको समय से गुणा कर ले। यहां से यहां तक आने में, अधिकतम ऊंचाई से धरातल पर आने में लगा समय क्या है, टी डी का मतलब डाउनवर्ड। अगर आपको टी डी चाहिए तो आप क्या करें, धरातल पर टकराने का वेग v और जी का मतलब आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू मैंने यहां पर लिख रखी है। अगर एग्जामिनर आपको 9.8 दे तो आप 9.8 मानकर कैलकुलेशन करें, और नहीं दे तो आप 10 मान सकते हैं। यहां से यहां तक जो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और उसी को कह रहे हैं ऊंचाई। और ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, 1/2 जी टी डी स्क्वायर, और डी का मतलब डाउनवर्ड कंडीशन में। ये फॉर्मूला हमने गति के दूसरे समीकरण से निकाला, ये पहले समीकरण से निकाला। देखो, अगर आपको v पता है तो आप t निकाल सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है। यहीं पर आप मान लीजिए आपने गति का तीसरा समीकरण लगाया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ध्यान से देखना भाई, फ्री फॉल या मुक्त पतन में u 0 होता है, तो v स्क्वायर बराबर 2gh, और v बराबर क्या हो गया, √2gh। एक मजेदार बात देखो, अगर मैं इस वस्तु को मुक्त अवस्था में छोड़ रहा हूं, किस वेग से धरातल पर गिरेगी। अगर आपको टाइम दे रखा है कि ये वस्तु को धरातल पर पहुंचने में समय इतना लगा है, तो आप फॉर्मूला ये लगाइए और टाइम को 10 से गुणा कर दीजिए। अगर आपको टाइम नहीं दे रखा, ऊंचाई दे रखी है कि 20 मीटर ऊंचाई से आप वस्तु को गिरा रहे हैं, किस वेग से नीचे जमीन पर धरातल पर गिरेगी। अब आप इससे नहीं निकाल सकते, टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो आप इससे निकालिए। h का मान, g का मान आप जानते ही हैं, 2 अंडर रूट कर दीजिए, v का मान आ जाएगा। ऊंचाई दे रखी है, इससे निकाल लीजिए। टाइम दे रखा है, इससे निकाल लीजिए। और यहाँ से फिर टाइम v अपॉन क्या निकाल लीजिए, g। और ऊंचाई निकालनी हो तो 1/2 जी टी डी स्क्वायर। आपको पता है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, गति का दूसरा समीकरण, उससे हमने यहाँ पर देखा और अधिकतम ऊंचाई आ गई। वैसे ये सारी कैलकुलेशन मोशन इन ग्रेविटेशन या गुरुत्व में गति, उसमें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन समझिए उसी का एक पार्ट है फ्री फॉल या मुक्त पतन। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब इस पॉइंट से एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो यहां पर देखिए। क्या है देखिए, एक वस्तु यहां से यहां पर है और उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0। ये मैंने यहां पर बना रखा है, देखो स्टार्ट हुई, 1 सेकंड बाद यहां आ गई, अगले 1 सेकंड बाद यहां आ गई, और अगले 1 सेकंड बाद यहां आ गई। एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में आप अच्छे से पढ़ें। कभी भी किसी वैज्ञानिक का नाम मैं यहाँ बोलूँ तो आप क्यूरियोसिटी रखें, अपने मन में जिज्ञासा रखें कि यार ये कौन थे। यूट्यूब पे डालो गैलीलियो, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें। आप भी इंस्पायर होंगे कि क्या किया था इन्होंने। लेकिन हम यहाँ पर इनकी जीवनी और उनके बारे में, उनके पापा का नाम, उनकी मम्मी का नाम, उन्होंने जीवन में क्या किया, क्या खोज की,
उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसमें उनका क्या योगदान था। तो गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट दिया विषम अंक कॉन्सेप्ट, ऑड नंबर रूल बाय गैलीलियो। गैलीलियो का विषम अंक नियम क्या है वो समझते हैं। कई बार सीधा सवाल पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो कभी आप मतलब सिंपल सोच लीजिएगा आपने कभी किसी चीज को ऐसे छोड़ा ही नहीं गिरने के लिए। फिजिक्स बिल्कुल आसान है अगर आप उसको नेचर और नेचर की स्टडी माने। अगर आप किताबी लैंग्वेज और उसको मैथमेटिकल अप्रोच में घुसते चले जाएंगे तो आपको डर लगने लगेगा। एक बार आप नॉर्मल खुले दिमाग से सोचें कि वस्तु यहाँ है, एक सेकंड बाद यहाँ आ गई, अगले सेकंड बाद यहाँ आ गई और अगले सेकंड बाद यहाँ आ गई। यहाँ आपको बताने के लिए मैंने 3 सेकंड लिए। अगर आप चित्र देख पा रहे हैं तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि पहले सेकंड में मैंने दूरी कम रखी है, दूसरे में उससे थोड़ी ज़्यादा और तीसरे सेकंड में और ज़्यादा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर देखें। देखो पहले सेकंड में वस्तु इतनी चली, 2 सेकंड में वस्तु इतनी चली और 3 सेकंड में वस्तु इतनी चली। इन दोनों बातों के अंतर को आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। आपसे कोई पूछे कि पहले सेकंड में दूरी कितनी चली, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जामिनर ये कहे कि अगले सेकंड में, पहले सेकंड के बाद अगले सेकंड में, तो पहले सेकंड में ये चली और अगले सेकंड में इतनी चली। लेकिन वो ये कहे कि कुल 2 सेकंड में कितने चली, तो पहले में चली उसको भी जोड़ेंगे और फिर उसके बाद कितनी चली, क्योंकि 2 सेकंड यहां से यहां तक आने में लगा है। अगले सेकंड में कितनी चली, यहां से लेकर यहां तक, और 3 सेकंड में कितने चली, तो जहां से शुरू हुई थी 3 सेकंड में यहां। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर एक एक सेकंड, पहले 1 सेकंड में, दूसरे 1 सेकंड में और तीसरे 1 सेकंड में इतनी इतनी दूरी चली, लेकिन ये ऐसे कहे 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में कितनी दूरी चली। इस बारे में गैलीलियो ने एक अपना नियम दिया, नाम से पता लग रहा है विषम अंक नियम। क्या कहता है गैलीलियो इस नियम से? समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां। पहली बात तो ये मान लीजिए कि गैलीलियो का विषम अंक रूल फ्री फॉल कंडीशन में ही अप्लाई होगा या फिर ऐसी गति के लिए अप्लाई होगा जिसमें u बराबर क्या हो, 0। प्रारंभिक वेग क्या होना चाहिए, 0, और त्वरण जो भी हो, जैसे यहाँ पर त्वरण क्या है, g जो फिक्स है, त्वरण जो भी हो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये भी आसान सी बात है। आपसे कोई पूछ ले कि गैलीलियो का विषम अंक नियम किस अवस्था के लिए लागू होगा, जब प्रारंभिक वेग 0 हो या वस्तु विराम अवस्था से गति कर रही हो, और दूसरा वस्तु का त्वरण जो है एक समान हो, नियत हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां, ये बात बोली गैलीलियो ने। देखो समान समय अंतराल देखिए, 1 सेकंड का समय, यहां पर भी 1 सेकंड का समय और यहां भी 1 सेकंड का समय, तो समय अंतराल सब में 1 सेकंड का ही है। जैसे इस पहले 1 सेकंड के लिए ये प्रारंभिक स्थिति है और यहां पहुंचा ये फाइनल स्थिति। एक दूसरे के उसी अनुपात में होती है, जैसे यहां से यहां तक की चली गई जो दूरी है उसके बारे में हम बात करते हैं।
पहले 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? ये फॉर्मूला रहा। अगर यहां के लिए ये फॉर्मूला लगाएं तो 1/2 जी 10 मान लेते हैं। टी कितना है? 1 सेकंड। तो कितना आ गया? g/2। और g/2 कितना आ गया? 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। अगर 9.8 रखेंगे तो 4.9। जी का आधा हो जाएगा पहली 1 सेकंड में तय की गई दूरी। ये अपने आप में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट हो गया। मुक्त पतन या फ्री फॉल, या u बराबर 0 और a बराबर क्या हो? z, जो कांस्टेंट होता है आपको पता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कंडीशन में मोटी वस्तु हो चाहे पतली वस्तु हो, पहले 1 सेकंड में तय की गई दूरी हमेशा g का आधा ही होती है। और g का आधा कितना हो सकता है? अगर g 9.8 है तो 4.9 और 10 है तो 5 मीटर। फ्री फॉल के बारे में एक और यूनिवर्सल ट्रुथ बात, सार्वभौमिक सत्य बात, कि यदि वस्तु मुक्त अवस्था से गिराई गई है, मुक्त अवस्था क्या है मैं बहुत बार अभी कह चुका हूँ, u बराबर 0 हो और a बराबर क्या हो? g हो, और या a का मान नियत हो, कांस्टेंट हो, और g कांस्टेंट हो तो आपको पता है। इस कंडीशन में पहले सेकंड के दौरान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? g/2। अगले 1 सेकंड में जो वस्तु ने दूरी तय की है उसके बारे में, अब उसको मैं यहां पर आपको डेरिवेशन करके बताने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि फिर गैलीलियो के विषम अंक के बारे में क्या समझेंगे। तो ये कह रहा है गैलीलियो का विषम अंक कि अगर g/2 को आप 1 मान लें तो अगले सेकंड में या अगले 1 सेकंड में या दूसरे 1 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक तय की गई दूरी g/2 और उसको किससे गुणा कर देंगे? 3 से, क्योंकि g/2 को 1 मान रहे हैं। एक दूसरे के उसी अनुपात में होती है, और जिस अनुपात में क्या होती है? विषम अंक या ओड अंक। तो पहला विषम अंक कौन है? 1, और दूसरा कितना है? 3। तो अगर g/2 1 है तो अगले सेकंड में तय की गई दूरी कितने अनुपात में होगी? 3 अनुपात में। अगर g को यहाँ पर 10 मान लें तो 10/2 5, और ये कितना हो गया? अगले सेकंड में 15 मीटर चलेगी। तीसरे सेकंड में उसी g/2 का कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना, क्योंकि इसको 1 अनुपात माना है, ये 3 अनुपात, ये 5 अनुपात। अगर यहाँ 10 है तो कितना आ गया? 25 मीटर। अगर आप g की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो पहले सेकंड में 5 मीटर की जगह 4.9 मीटर, और 4.9 को फिर 3 से गुणा कर दो, और 4.9 को 5 से गुणा कर दो। एक बात आप ये भी सोच लें कि आप गैलीलियो का विषम अंक तो याद कर ही रहे, लेकिन अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर रूप से मुक्त अवस्था से गिराई जाती है तो उसके लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर बार पहले सेकंड में तय की गई दूरी 5, अगर आपको g 9.8 दे रखा है तो 4.9, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी 15 मीटर, और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी 25 मीटर। अगर चौथे सेकंड में भी तय की गई दूरी के बारे में बात करें तो
5 को 7 से गुणा कर लेंगे और कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35। हम फ्री फॉल तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक मज़ेदार बात ये समझ रहे हैं कि गैलीलियो ने एक विषम अंक दे दिया कि अगर ये देखिए समान समय अंतराल में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में विषम अंक होते हैं, तो हमने समय अंतराल 1 सेकंड लिया है और 1 सेकंड में चली गई दूरी को g/2 माना है। अगर समान समय अंतराल 2 सेकंड का या 3 सेकंड का या 5 सेकंड का, जैसे यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर भी दूरियों का अनुपात 1:3:5:7 ही होता। इसका मैं आपको क्वेश्चन करके भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि वस्तु भारी हो चाहे हल्की हो, पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 15 मीटर और अगले सेकंड में 25 और अगले सेकंड में 35 मीटर चलेगी। एक बात मैं आपको पहले बोल चुका हूं, मुक्त पतन में पहले सेकंड में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, g/2 के। वैल्यू दी रखी हो या अगर ऑप्शन में हो तो 4.9, और अगर 10 माना है तो कितना मानेंगे, 5। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मुक्त अवस्था में पहले सेकंड में तय की गई दूरी g/2, दूसरे सेकंड में g/2 × 3, तीसरे सेकंड में g/2 × 5, चौथे सेकंड में g/2 × 7, पांचवें सेकंड में g/2 × 9। ये किस अनुपात में होगा, जिस अनुपात में विषम संख्याएं होती है, ओड नंबर होते हैं। ये गैलीलियो ने बताया। अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां से आपको एक बात समझनी है कि मैंने एग्जाम्पल 1 सेकंड लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि बहुत बार यही सवाल आया है कि मुक्त पतन के दौरान पहले सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होती है g/2 के। लेकिन अगर किसी एग्जाम में आपको 5-5 सेकंड का समय अंतराल दे और पहले 5 सेकंड में तय की गई दूरी बता दे, तो उसको आप 1 मान लें, अगले 5 सेकंड में उसको 3 से गुणा कर दें, अगले 5 सेकंड में उसको 5 से गुणा कर दें, अगले 5 सेकंड में उसको 7 से गुणा कर दें, अगले 5 सेकंड में उसको 9 से गुणा कर दें, तय की गई दूरियां आ जाएगी। गैलीलियो का विषम अंक नियम समझ गए होंगे। अगर समय अंतराल समान है तो चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में विषम अंक होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9। देखिए, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। 1 सेकंड में तय की गई दूरी और पहले सेकंड में तय की गई दूरी बराबर है, क्योंकि बात का मतलब ही एक है। लेकिन दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 15 मीटर, और 2 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 2 सेकंड में तय की गई दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। ध्यान से देखना भाई, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी तो यही है कि पहले सेकंड में ये चला गया, दूसरे सेकंड में यहां से यहां तक। लेकिन ये बोले कि 2 सेकंड में तय की गई दूरी तो पहले में चला वो और दूसरे में चला वो। पहले में कितनी चला, 5, और दूसरे में कितनी चला, 15। तो 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो गई, 20। तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 25। लेकिन 3 सेकंड में तय की गई दूरी, 3 सेकंड में यहां से लेकर यहां आ गया, तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी पहले 5, फिर यहां से लेकर यहां तक 15, तो ये 2 सेकंड में 20 और ये कितना हो गया, 25। 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो गई, 45 मीटर।
गैलीलियो के विषम अंक नियम से जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज की वजह से धोखा खाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। दोस्तों अच्छे से समझ लें, मैं बार बार यहाँ पर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप क्लास में नहीं हैं। किस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कहाँ ध्यान दे रहा है, उसका यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है। इसलिए मेरा कर्तव्य ये है कि मैं एक चीज़ को भले ही टाइम लग जाए लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, पहले सेकंड में तय की गई दूरी g/2 और 1 सेकंड में तय की गई दूरी भी g/2। दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी उसके 3:15 और 2 सेकंड में तय की गई दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20। तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी विषम अंक नियम से 25 और 3 सेकंड में तय की गई दूरी पूरी 45 हो गई। यहाँ क्या लिखा है? अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है, अगर फ्री फॉल हो रहा है, तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ u बराबर क्या होना चाहिए? 0। प्रारंभिक विराम अवस्था से वस्तु प्रारंभ होगी, u बराबर क्या होगा? 0। 3 जगह मैंने ये बात लिख दी। फ्री फॉल या मुक्त पतन का मतलब प्रारंभिक वेग क्या होना चाहिए? 0। उसके बाद भी अगर एग्जाम में आप कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो फिर आप सोच लें कि आप क्या सोच के पढ़ रहे हैं। अगर वस्तु ऊर्ध्वाधर अवस्था में गिर रही हैं और प्रारंभिक वेग 0 है, और आपको पता है पृथ्वी हमेशा गुरुत्वीय त्वरण g लगाती है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके लिए फ्री फॉल कंडीशन और गैलीलियो का विषम अंक नियम लागू है। आपके दिमाग में यह आया कि ऊर्ध्वाधर कंडीशन में ही है कि मान लो कोई कार ऐसे जा रही है, उस पर नहीं लगेगा गैलीलियो का नियम? लग सकता है। कब? जब कार विराम अवस्था से चली हो या पहले विराम अवस्था में फिर चली हो और कार का त्वरण नियत हो, तो उसकी दूरी भी विषम अंक नियम से निकाली जा सकती है। 2 कंडीशन होनी चाहिए, वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ होनी चाहिए और वस्तु का त्वरण नियत होना चाहिए। मुक्त पतन में भी यही होता है, वस्तु का त्वरण g फिक्स है और वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ या गिराई जाती है। एक समान त्वरण होना चाहिए। 1, 2, 3 सेकंड में तय की गई दूरी, ध्यान से देखना। देखो, पहले सेकंड में तय की गई दूरी 5, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी 15, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी 25। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 2 सेकंड में तय की गई दूरी और 3 सेकंड में तय की गई दूरी। जैसे आप विषम अंक नियम याद रख रहे हैं, वैसे ही ये देखो, पहले सेकंड में तय की गई दूरी 1 का स्क्वायर। मान लीजिए आप पहले सेकंड में तय की गई दूरी को 1 का स्क्वायर मान रहे हैं, 5 मीटर आ गई। दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी 2 का स्क्वायर के अनुपात में, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो ये देख लीजिए, 2 सेकंड में, दूसरे सेकंड में नहीं, 2 सेकंड में तय की गई दूरी, ये कितना हो गया? 5। और 5 को किससे? 2 स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20। 3 सेकंड में तय की गई दूरी, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 5 से, क्योंकि उसी अनुपात में, तो 9 पंजे 45। मुक्त पतन फ्री फॉल, फर्स्ट सेकंड में तय की गई दूरी g/2 4.9 मीटर होती है। अगर 10 हो तो 5 मीटर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप इस बात को और इस बात को समझें। पहले सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी 15 मीटर, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी 25 मीटर। 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है? 5। 2 सेकंड में तय की गई दूरी
पहले में चला वो और दूसरे में चला वो 20। 3 सेकंड में तय की गई दूरी, पहले में चला, दूसरे में चला और तीसरे में चला, उन सब का टोटल 45। इसका अनुपात गैलीलियो के नियम से अगर इसको काटेंगे तो 5 के पहाड़े से 1:3:5। गैलीलियो ने यही बोला, समान समय अंतराल में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी रेशो में अनुपात में होती है जिस अनुपात में विषम अंक होते हैं, 1 से शुरू होने वाले। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से भी देखें आप, 1:4:9 क्या है? 1 सेकंड में चली गई दूरी, 2 सेकंड में चली गई दूरी और 3 सेकंड में चली गई दूरी। मान लो इसी कॉन्सेप्ट में आपसे पूछे कि 5 सेकंड में चली गई दूरी निकालिए। ध्यान से सुनना भाई, 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो 5 सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से, कितना आ गया? 125 मीटर। लेकिन यही सवाल ऐसे आया कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो देखो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात है 9 और पहले सेकंड में 5, तो 5वें सेकंड में कितनी हो गई? 45। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान है। 4 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 को जिसका अनुपात 1 है, जिसको 5 मान रहे, 80। 16 पंजे 80। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में 7 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हर बार 5 क्यों लिख रहे हो सर? 1 अनुपात की वैल्यू 5 ही है। क्यों? क्योंकि मुक्त पतन में 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होती है? g/2। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको g की वैल्यू दे दे तो आप 5 की जगह क्या लिख दें? 4.9 मीटर। गैलीलियो के विषम अंक नियम के बारे में मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बता दिया है। 3 बार चीज़ों को रिपीट किया है। एक बार फिर कह रहा हूँ, गैलीलियो का विषम अंक नियम लागू होने के लिए 2 बातें चाहिए। वस्तु का प्रारंभिक वेग u0 होना चाहिए, मतलब वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ होनी चाहिए, और दूसरा वस्तु का त्वरण नियत या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होना चाहिए। और मुक्त पतन कंडीशन में गैलीलियो का विषम अंक इसीलिए ही लागू होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु विराम अवस्था से गिरती है, प्रारंभिक वेग 0 होता है, फिर वस्तु गिरना प्रारंभ करती है, और वस्तु का त्वरण नियत होता है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये था गैलीलियो का विषम अंक नियम और एग्ज़ाम से जुड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी गलती, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मुझे लगता है इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए इस कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। फ्री फॉल के दौरान पहले सेकंड में तय की गई दूरी, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी, पहले सेकंड में तय की गई दूरी को मैंने आपको बोला था g/2 होगी हमेशा ही, और अगर इसको हम 1 मान रहे हैं तो ये कितनी होगी? 3। 1 सेकंड में तय की गई दूरी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, g/2, और 2 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में g/2 उसमें जोड़ देंगे अगले सेकंड में, तो अगर ये 1 है तो ये होगी 2 का स्क्वायर, इसमें जो 1 की वैल्यू है।
तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। मान लीजिए इसको हम 5 मान लें तो ये कितनी हो गई 20, और यहाँ पर ये कितनी है 5 मीटर, तो ये कितनी हो गई 15 मीटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां एक दूसरे के उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में विषम संख्याएं होती हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में तय दूरियों का अनुपात, अगर पहले सेकंड में तो 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का स्क्वायर, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का, पांचवें में 5 का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इस अनुपात में दूरियां होगी। क्या है गैलीलियो का ओड नंबर रूल? सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट dropped from some height in equal time interval, S1, S2, S3 किस रेशियो में होंगे जिस रेशियो में ओड नंबर या विषम संख्याएं होती है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखिए जो एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ये देख लीजिए, एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया गया है। U बराबर क्या है 0। इट कवर्ड डिस्टेंस, ये क्या करेगा H1, H2 एंड H3, ये 3 दूरियां तय करता है। यहाँ से यहाँ तक H1, यहाँ से यहाँ तक H2 और यहाँ से यहाँ तक H3। फर्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड में, दूसरे 5 सेकेंड में और तीसरे 5 सेकेंड। द रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड H3 देखिए। अभी मैं आपको समझा रहा था, पहले 1 सेकंड में चली गई दूरी, वास्तव में समान समय अंतराल लिखा था मैंने गैलीलियो। आप एक मान के ही कैलकुलेट नहीं करें। देखो पहले सबका समय अंतराल समान है 5-5 सेकंड, पहले समान समय अंतराल में चली गई दूरी, दूसरे में और तीसरे में चली गई। इनका अनुपात ये होता है H1 रेशियो 3H1 रेशियो 5H1। ये अनुपात में है, बराबर में नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको बराबर में लाना है तो देखिए H1 आप जानते हैं, H2 आपको पता है 3H1, तो यहाँ से H1 निकालना है तो H2/3 बराबर H1। तो H1 के बराबर कौन होगा H2/3। फिर वही H3 के बराबर कौन होगा 5H1, तो H3 5 इधर आ जाएगा और H1, तो H3/5 और ये भी H1 के बराबर। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट आपके दिमाग में लाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप इनको आराम से उसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करें। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। देखिए क्या है, पार्टिकल है जो इसकी गति को प्रारंभ करता है और इसका प्रारंभिक वेग क्या है 0। ठीक है। कांस्टेंट फोर्स, देखो मैंने आपको बताया था फ्री फॉल कब माना जाएगा, जब प्रारंभिक वेग u 0 होगा। दूसरी बात a क्या होगा कांस्टेंट। a का मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहाँ ऐसा नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने बोला है कि फोर्स जो है वो क्या है कांस्टेंट है। फोर्स क्या है कांस्टेंट। और आप पता, ये देखिए फोर्स का आपको पता है F = ma।
द्रव्यमान पहले से ही कांस्टेंट है, तो फोर्स कब कांस्टेंट, कब नियत होगा, जब ए त्वरण भी क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो। मतलब इस क्वेश्चन में ये तो बता दिया है कि ये क्वेश्चन फ्री फॉल का है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है, 0, और त्वरण क्या है, नियत। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में मान लीजिए ये यहां आ गया, इसको कह रहे हैं S1, दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड। फिर ये कह रहा है कि 10 सेकेंड में S1 दूरी तय की है इसने, और फर्स्ट 20 सेकेंड यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक नहीं, यहां से शुरुआत से लेकर फर्स्ट 20 सेकेंड, इस दूरी को कह रहा है S2। बताइए दोनों में क्या रिलेशन है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बता रहा हूं। जो बच्चे सही तरीके से गैलीलियो का विषम अंक नियम नहीं पढ़ेंगे वो ये जानते हैं कि समान समयांतराल में तय की गई दूरी 1:3:5 में होती है। तो बोलेंगे कि पहले 10 सेकंड में तय की गई दूरी अगर S1 है तो दूसरे 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 3S1। तो S2 बराबर क्या हो गया, 3S1, और वो क्या कर देंगे, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा। वैसे अगर S2 निकालना है तो ये आएगा अपने पास, ये देख लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरीके से आपको चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर गैलीलियो का नियम तो यही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो आपसे गैलीलियो का नियम नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है कि पहले 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, S1, और पहले 20 सेकंड में, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि पहले समयांतराल में, ये देखिए, तो अपन बात करते थे ना, पहले 1 सेकंड में तय की गई दूरी, फिर पूरे 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, तो उनका अनुपात होता था ऐसे। यहां पर भी ऐसा है, पहले 10 सेकंड में तय की गई दूरी को मान लो S1 मान रहे हैं, तो पहले 20 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, पहले 30 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, पहले 40 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको अप्लाई करना है। S2 बराबर क्या आ गया, 4S1। आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे देखते ही इसको टिक कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि फर्स्ट 10 सेकंड में S1 और अनादर या सेकंड 10 सेकंड में अगर S2 होता, तब आंसर ये आता। लेकिन ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट 10 सेकंड और फर्स्ट 20 सेकंड, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी S1 है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जब अपन पूरे समय अंतराल की बात करते हैं कि फर्स्ट 10, फिर फर्स्ट 20, फिर फर्स्ट 30, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये यहां से यहां तक की दूरी पूछता तो फिर अपन उसको S2 बराबर क्या लिख देते, 3S1 गैलीलियो के नियम से। लेकिन इसने क्या पूछा है, फर्स्ट 20 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। मैंने यहाँ पर आपको ये इजी सा क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको इसे समझने में कोई दिक्कत है कि सर कैसे हुआ, अभी मैंने इसी वीडियो में गैलीलियो के विषम अंक नियम को बताया है।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कहाँ आपको केवल क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज भटकते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये जवाब नहीं है, बच्चा देखते ही ये जवाब करेगा, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट 20 सेकंड में कह रहा है, तो फिर इस अनुपात में चलेंगे। मान लो फर्स्ट 30 सेकंड में कहता तो 9s1, फर्स्ट 40 सेकंड में कहता तो 16s1, और ये इसी सवाल को फर्स्ट 10 सेकंड में s1 और सेकंड 10 सेकंड में s2 बोलता, तो फिर यहाँ पर s2 बराबर 3s1 आता। दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, एक कार विरामावस्था से प्रारंभ होकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन या त्वरण से 20 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करती है। ऐसा सवाल आते ही लोगों के दिमाग में से गैलीलियो का विषम अंक नियम, गैलीलियो का विषम अंक नियम बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात फिट है कि गैलीलियो का विषम अंक नियम मुक्त अवस्था में या मुक्त पतन या फ्री फॉल के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताया है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ हो रही है u बराबर 0, ये देखिए, और वस्तु एक नियत त्वरण से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति कर रही है। अगर त्वरण नियत हो, u 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, नियत हो, तो आप कह सकते हैं गैलीलियो का विषम अंक नियम लागू होगा। कार पहले 20 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय कर रही है। पहला सवाल क्या है? अगले 20 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो मैंने बताया था समान समय अंतराल में तय की गई दूरी का अनुपात विषम संख्याओं के अनुपात जैसा है। अगर पहले अंतराल में पहले 20 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है? 400 मीटर, तो अगले 20 सेकंड में उसका कितना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी, और कितना हो गया? 1200 मीटर। एक बात और देखिए, पहले 20 सेकंड में 400, अगले 20 सेकंड में 1200, और 400 और 1200 कितना हो गया? 1600। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रारंभ से लेकर 40 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, स्टार्टिंग से लेकर 40 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए, पहले 20 में ये और दूसरे 20 में, तो 40। तो इसका मैंने आपको बताया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। पहले अंतराल में इतनी दूरी तय, तो पहले अंतराल में कितनी दूरी तय हो रही है? 400 मीटर। पहले और दूसरे दोनों का टोटल कितना होगा? तो 4 × 400 कितना हो गया? 1600 मीटर। कॉन्सेप्ट से करें तो ये रहा, यहां से भी देख लें, पहले 20 सेकंड में 400 और दूसरे 20 सेकंड में 1200, तो टोटल 40 सेकंड में कितने हो गए? 1600 मीटर। ऐसे भी कर सकते हैं। आराम से आप टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, प्रारंभ से लेकर 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में तय की गई दूरी, प्रारंभ में u क्या है? 0, तो क्या हो गया? हाफ, a कितना है? 2, t कितना है? 40, और 40 का स्क्वायर, और कितना आ गया? यहां से भी 1600 मीटर। फॉर्मूले से भी आ रहा है, गैलीलियो के विषम अंक से भी आ रहा है, और उसी के रिलेट करके हमने बोला था कि पहले समय अंतराल में दूरी, पहले और दूसरे दोनों में, पहले दूसरे और तीसरे तीनों में तय की गई दूरियां प्राकृत जो संख्या है उनके स्क्वायर के अनुपात में होती है। इस तरीके से आप चीजों को आराम से समझ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल
कॉन्सेप्चुअल बेस चलें तो देखो पहले 20 सेकंड में 400 दे रखी है, 40 सेकंड में कितनी है 1600, तो पहले 20 में चली गई 400, 40 में चली है 1600, तो अगले 20 सेकंड में कितनी चली होगी 1200। ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे भी कीजिए। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान लगने वाला है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो ना आप ये ढंग से लगा सकते हैं, क्योंकि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और आपको पता होना चाहिए कि u 0 है। पहले 20 सेकंड में दे रखी है, पहले 40 सेकंड को अगर आप 1600 मान रहे हैं तो 20 के बाद अगले 20 सेकंड में कितनी चली होगी 1200। तभी तो देखो पहले 20 सेकंड में 400, अब 1200 चलेगी, तभी तो 1600 होगी। तो बात या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसको मैंने एक कॉन्सेप्ट और एक एग्जाम्पल से समझाया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको यही याद रखनी है कि अगर एक वस्तु, एक कार जो भी है v वेग से गतिमान है, उस पर आप ब्रेक लगाते हैं तो वो कार s दूरी तय करके रुक जाती है। एक कार है, एक वस्तु है, v वेग से गतिमान है, ब्रेक लगाने के बाद आपने देखो ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी दूर तो चलती है घसीटते हुए, तो कितनी दूरी तय करेगी s, इसको कहते हैं ठहराव दूरी। ठहराव दूरी देखो पहले वेग कितना था v और ठहराव दूरी कितनी थी s। यदि वेग n गुना बढ़ जाए, पहले से 2 गुना 3 गुना, तो जितने भी गुना है वो n, तो ब्रेक लगाने के बाद अब वस्तु कितनी दूरी पर जाके रुकेगी n स्क्वायर s। ध्यान से देखिए, जब वेग v था तब ठहराव दूरी s थी, जब वेग nv हो गया तो ठहराव दूरी n स्क्वायर s हो गई। सवाल कैसे आएगा? एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद 8 मीटर दूरी पे जाके कार रुक जाती है, जिसको कह रहे हैं ठहराव दूरी। क्या कह रहे हैं? ठहराव दूरी। यदि यही कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती तो ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूर जाके रुकती? तो देखिए पहले वेग कितना था 30, तब ठहराव दूरी कितनी थी 8, अब वेग कितना हो गया 60, तो कितने गुना हो गया 2, तो n का मान कितना हो गया 2। n का मान 2 हो गया तो ठहराव दूरी कितना होगी 2 का स्क्वायर, और पहले कितनी थी 8 और कितना हो गया 32 मीटर। अब कितने मीटर दूरी पे जाके कार रुकेगी 32 मीटर। आपको केवल कितने गुना है ये याद रखना है बस। किसी भी वस्तु का वेग, उसकी ठहराव दूरी, अगर वेग को n गुना कर दिया जाए तो ठहराव दूरी n स्क्वायर s या n स्क्वायर के गुना हो जाएगी। अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए तो ठहराव दूरी 4 गुना हो जाएगी। यही तो है, वेग 30 का 60 कर दिया 2 गुना, तो ठहराव दूरी 8 का 4 गुना 32। अगर वेग 2 गुना, ठहराव दूरी 4 गुना। अगर वेग 3 गुना, ठहराव दूरी 3 का स्क्वायर 9 गुना। अगर वेग 4 गुना, ठहराव दूरी 4 का स्क्वायर 16 गुना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया। इस तरीके से आप गैलीलियो के विषम अंक और भी जो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है इस पॉइंट से, इस टॉपिक से, वो हम साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे। एक एक क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ आपको ध्यान में रख के बताया गया है, इसलिए बार बार चीज़ों को देखें और अच्छे से समझें। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे एग्ज़ाम में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, आइए दोस्तों, वैसे इसका मैथमेटिकल अप्रोच आप देखेंगे तो ज़रूर कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसकी मैं कुछ टैगलाइंस बता देता हूँ, उनको आप याद रखें और क्या मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई हो रहे हैं उनको आराम से पढ़ें। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो
आपने एक बॉल को धरातल से ऊपर फेंका, मान रहे हैं 3 सेकंड में वो वस्तु मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई। उसको ऊपर पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। आप ये जानते हैं अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड है तो ये भी कंफर्म मान लीजिए उस वस्तु को मैक्सिमम हाइट से धरातल पर पहुंचने में भी 3 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि हम जानते थे टी अप इक्वल्स टू टी डाउन। धरातल से किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय और अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में लगा समय बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए। दूसरा, जब आपको वस्तु को ऊपर फेंकना है तो कोई वेग आपने यू लगाया होगा। धीरे धीरे जैसे वस्तु ऊपर पहुंची, एक मैक्सिमम हाइट पर उस वस्तु का वेग 0 हो गया और वापस वस्तु गिरने लगी और धरातल पर टकराने से पहले उसका वेग v था। ये कॉन्सेप्ट भी है। इस कंडीशन में जिस वेग से फेंका गया और जिस वेग से वस्तु धरातल पर टकराएगी ये भी बराबर होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं और वो वापस धरातल पर आती है। ये एक लाइन अगर आपने अच्छे से समझ ली तो बाकी मैथमेटिकल टूल्स है जो आपको परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। इस कंडीशन में समान स्तर पर वस्तु का वेग समान होता है। समान स्तर पर वस्तु का वेग समान होता है। देखो, यहां से फेंका, पहले सेकंड में वस्तु यहां तक चली, दूसरे सेकंड में यहां आई, तीसरे सेकंड में मैक्सिमम ऊंचाई पर, चौथे में वापस यहां। ये समान स्तर है, यहां पर वेग समान होगा। पांचवें में यहां आई, ये समान स्तर है, यहां पर वेग समान होगा। छठे सेकंड में वापस धरातल पर आ गई और इन दोनों पर मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर भी वेग समान होगा। जिस वेग से फेंका गया था और जिस वेग से वस्तु धरातल से टकराती है बराबर होता है। U बराबर V, टी अप इक्वल्स टू टी डाउन, और समान स्तर पर वस्तु का वेग समान होता है। ये बातें अगर आपको अच्छे से पता है तो आइए, क्या कह रहा है ये कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय t है और t को हम मान रहे हैं 3 सेकंड। 3 सेकंड में वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गई। पहली बात, टीवें सेकंड में तय दूरी। टीवें सेकंड का मतलब जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही थी तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले वाला जो सेकंड, उसमें तय दूरी बराबर होती है t+1। यहां से जितनी दूरी ऊपर चढ़ा उतने ही टाइम में ये उतना नीचे गिरेगा। टाइम अगर बराबर माना जाए, यहां से इसको जितना टाइम ऊपर चढ़ने में लगा या जितनी दूरी यहां से ये चढ़ी उतनी दूरी उतने ही टाइम में नीचे आ जाएगी। टीवें सेकंड में तय दूरी, ये टी, और टी किसको मान रहे? तीसरा सेकंड। तो थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी 3+1 t+1वें सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होता है। कहने का मतलब थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी t+1 मतलब चौथे सेकंड में, 4 सेकंड में नहीं, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होगा। यहां से यहां तक अगर t है तो ये कौन सा सेकंड हो गया? t-1। t-1वें सेकंड में तय की गई दूरी ये t+1, t+2 हो गया, t+2वें सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होता है। अगर इसको क्या बोलेंगे?
ये देखो यहाँ से यहाँ तक t-1 t-2 सेकंड में तय की गई दूरी। जब ये t+1 ये t+2 ये t+3 बोलेंगे, t+3 सेकंड में तय की गई दूरी। हमने यहाँ पर 3 सेकंड लिए, मान लो h मैक्सिमम तक पहुँचने में 20 सेकंड लगते हैं। इस तरीके से एक फॉर्मूला यहाँ बना सकते हैं कि t-r सेकंड मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय t है, उससे -r सेकंड तय की गई दूरी t+r+1 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो t-1 तो इसमें एक जोड़ दो t+1, t-2 तो इसमें एक जोड़ दो t+3, t-r तो इसमें एक जोड़ दो t+r+1 और तय की गई दूरी का फॉर्मूला है 2r+1 इंटू 5 मीटर। 2r+1 इंटू 5 मीटर। r का मतलब है कितना घटा रहे हैं, जैसे 2 को ही ले लीजिए। t-2 सेकंड में तय की गई दूरी t+3 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होती है। आपसे पूछे कितनी होती है, तो हम फॉर्मूला 2r+1 इंटू 5। r कितना है 2, तो कितना हो गया 4 + 1 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। t-2 इस समय अंतराल में तय की गई दूरी 25 मीटर, तो ये भी कितनी हो गई 25 मीटर। t-1 वाले में r की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 + इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। एक बात आप याद रख लें, जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से पहले जो अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी है या मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, इसके जो अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी है वो क्या होती है g/2। अगर 10 मान ले तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो g/2 कितना हो गया 5 मीटर। अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर या अधिकतम ऊंचाई से पहले सेकंड में तय की गई दूरी वो भी 5 मीटर। किसी भी सेकंड में समान समय अंतराल या समान स्तर में वेग क्या होता है समान होता है। किसी भी सेकंड में आपसे दूरी अगर पूछनी चाहे तो आप क्लियरिटी के साथ जवाब दें। दूरी भी ज्ञात करने का फॉर्मूला 2r+1 इंटू 5। r क्या है, t में से कितने सेकंड माइनस करने हैं। अगर आपसे यही 20 सेकंड के लिए बोला जाता और कोई आपसे पूछता कि t 20 है, t-18वें सेकंड में तय की गई दूरी, r की वैल्यू 18 + 1 इंटू 5, 18 दूने 36 और 37 इंटू 5, 5 7 पंजे 35, 3 15 और 3 18, 185 मीटर होगी दूरी। और t-18 सेकंड में तय की गई दूरी t+19वें सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होगा। इधर जो माइनस करेंगे वहां पर वो प्लस में आएगा, एक ज्यादा। t कोई नहीं है तो t+1, t-1 t+2, t-2 t+3, t-r t+r+1 और कितनी दूरी का फॉर्मूला ये रहा। इससे क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वस्तु फेंकी गई है। वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 5 सेकंड लगते हैं। वस्तु द्वारा तय दूरी समान होगी। समान दूरी के लिए फॉर्मूला ये रहा।
4 ऑप्शन आपको ऐसे दिए हुए होंगे, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। एक तरीका तो ये है कि जब टाइम कम ही दे रखा है तो आप बना ही लें। ये देखिए कि ये पहले सेकंड में यहाँ, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ और पांचवें में यहाँ, और फिर इनके समान स्तर पर ऐसे चित्र बना लें। एक बढ़िया तरीका तो ये है, ये पहला सेकंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवें पे यहाँ, ये छठे सेकंड में यहाँ, सातवें पे यहाँ, आठवें पे यहाँ, नौवें पे यहाँ, 10वें पे यहाँ। काम खत्म। पहले सेकंड में तय की गई दूरी और 10वें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर है, बिल्कुल सही है। दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे सेकंड में यहाँ से यहाँ, और 8वें सेकंड में यहाँ से यहाँ, छठे सेकंड में तो यहाँ से यहाँ ही आएगी, नहीं है। दूसरे और 90वें सेकंड, पहला आंसर, पहले और 10वें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होगी। दूसरा फॉर्मूले से चेक करते हैं। पहला सेकंड हाईएस्ट पे पहुंचने के लिए टी बराबर कितना, 5, तो पहला सेकंड लाना है तो टी -4, समान स्तर पर तो टी +5, तो देखो 5 में से 4 गए तो पहला सेकंड, और 5 में 5 जोड़ दिए तो 10वां सेकंड। पहले सेकंड और 10वें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होगी। दोस्तों, दिमाग और मैथमेटिकल अप्रोच में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। पहले सेकंड आपने फेंका, जितनी ऊंची गई आखिरी सेकंड में उतनी ही नीचे गिरेगी। अगले सेकंड में जितनी ऊंची गई सेकंड लास्ट सेकंड में उतनी नीचे गिरेगी, क्योंकि जब आपने फेंका तब यू वेग था, धीरे धीरे वेग कम होता जाता है और दूरियां प्रति सेकंड कम होती जाती है। जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया तो वेग 0 है, अब वेग बढ़ता जाता है और दूरियां भी बढ़ती जाती है। जब आप वस्तु को धरातल से ऊपर फेंकते हैं तो पहले सेकंड में ज़्यादा, फिर अगले में कम, कम, फिर कम, और जब नीचे आती है तो दूरियां बढ़ती जाती है। अनुपात वही रहता है 1:3:5:7, क्योंकि हमेशा क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा। बस इस कंडीशन में क्या है, ये नहीं लगेगा। गिरते टाइम ही विषम अंक, क्योंकि इस टाइम तो आप यू वेग से फेंक रहे हो, और विषम अंक क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, कोई वेग होगा तभी वस्तु ऊपर जाएगी। तो इस समान स्तर वाले कॉन्सेप्ट जहां पर भी आपको मिले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। छोटे हो तो ऐसे बराबर बना के ही, जैसे पहले सेकंड में यहाँ आ गई, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे सेकंड में यहाँ, पांचवें में अधिकतम ऊंचाई, छठे पे यहाँ, सातवें में यहाँ, आठवें में यहाँ, 90वें में यहाँ और 10वें सेकंड में धरातल पे आ गए। ये पूछ रहा है चौथे सेकंड में, तो चौथे में यहाँ से यहाँ, छठे सेकंड, छठे में तो यहाँ से यहाँ, ये दोनों समान है ही नहीं। दूसरे सेकंड, दूसरे में यहाँ से यहाँ, आठवें सेकंड, आठवें में यहाँ से यहाँ, ये भी समान नहीं है, दूसरे और आठवें में नहीं। पहला यहाँ से यहाँ और ये 10वां, ये समान है, इसलिए 10 तक भी हो तो आप ऐसे बना लें ताकि क्वेश्चन गलत ही नहीं हो। बाकी फॉर्मूला बेस्ड हो तो आपके पास ये रहा। आपसे ये पूछे कि 10वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो देखिए 10वां सेकंड क्या हो गया, t-4 में तय की गई दूरी और t+5 में तय की गई दूरी। r की वैल्यू कितनी है, 4, 2r + 1 × 5, 8, 9, ये देख लीजिए, 2r पहले सेकंड +1, 8, 9, 9 × 5, पहले सेकंड में या आखिरी सेकंड में या 10वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, 45 मीटर।
देखो पहले में कितनी होती है 5, दूसरे में कितनी होती है 15, तीसरे में कितनी होती है 25, चौथे में कितनी होती है और पांचवें में वैसे भी कितनी होती है 45। गिरते टाइम आपको पता है गैलीलियो का विषम अंक नियम लगेगा और इन संख्याओं का अनुपात वही होगा जो विषम संख्याओं का अनुपात होता है। तो ये समान स्तर वाले कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल आराम से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ ये देखें, खुद भी फील करें कि आप वस्तु को फेंक रहे। मेरे हिसाब से 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने। इस कंडीशन में जिस वेग से आप वस्तु को फेंकते हैं उसी वेग से नीचे गिरती है। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, और समान स्तर पर वस्तु का वेग एक समान होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे कि ऊर्ध्वाधर अवस्था में आप वस्तु को फेंकते हैं समान स्तर के बारे में, इससे जुड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर किसी वेग से फेंका जाता है और 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है। ये है 4 सेकंड में यहाँ पहुंच गई, तो 4 सेकंड में ही नीचे आएगी, ये भी आप जानते हैं। बोल रहा है 4th सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है तो यात्रा का जो अंतिम सेकंड है, जब 4 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच रही है तो चौथा सेकंड जो है वो अंतिम है, और उसमें तय की गई दूरी क्या होती है g/2। अगर 10 सेकंड होती तो 10वें सेकंड में तय की गई दूरी। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में जो भी समय लगा है उसका जो अंतिम सेकंड है वो g/2, और वहां से पहले सेकंड में जो गिरेगी वो भी क्या है g/2। तो ये चौथा सेकंड और ये 5वां सेकंड, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई g/2। बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी भी एग्जाम के आप या किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों फ्री फॉल से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करें। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको क्वेश्चन सीट भी देने वाला हूं, उसके क्वेश्चंस को इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। फिर भी आपको लगता है तो आपकी मर्जी आए उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्री फॉल के जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से पढ़ें, अपनी तैयारी को बड़े शानदार तरीके से चलाते रहें, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के वेब ऐप और यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के जितने भी वीडियो हैं वो आपके तैयारी में और आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। अपनी तैयारी को शानदार रखें। थैंक यू, धन्यवाद।